हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है क्लास 10th के इकोनॉमिक्स की जो बुक है, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक यानी सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप सभी बच्चे इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझिएगा। साथ ही साथ इस चैप्टर को जो हम पढ़ेंगे, इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी डाले हैं। तो क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी आप जो है ध्यान से देखिएगा। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में यहाँ से भी बहुत से सवाल इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दूसरे साथी को भी वीडियो शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर को। चैप्टर नंबर 2, क्लास 10th इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक यानी सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, चैप्टर का जो नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रक, है ना, कि भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक हैं वो कैसे और कितने हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक पिक्चर आप लोगों के सामने यहाँ पर दिखाई गई है। इसमें आप देख रहे हैं कि अलग अलग गतिविधि करते हुए आपको कुछ व्यक्ति नजर आएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, एक ये पोस्ट ऑफिस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है जो किसी महिला को सामान या कोई पार्सल दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर एक व्यक्ति और एक महिला ईंट के भट्टों में काम कर रहे हैं, यहाँ पर ईंट बनाते दिख रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक कुली है जो सामान उठा रहा है। इसके अलावा यहाँ देखिए, आप देखेंगे यहाँ पर एक महिला है जो अपना सामान को बेच रही है दुकान में, और इधर जो है ये खेती से संबंधित कार्य महिला कर रही है। ठीक है, तो ये पिक्चर के माध्यम से आपको ये आइडिया लग गया होगा कि अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग गतिविधियों में लगे हुए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें समझ में आता है कि ये जितनी भी गतिविधियां हैं ये हमारे देश में चल रही हैं, और इसमें सब तरह के लोग जो है जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं और अपने अपने कार्यों को करते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम इसमें। जैसे यहाँ पर क्या दिखाया गया है, आर्थिक गतिविधियां यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की आर्थिक गतिविधियां करते हैं। बिल्कुल सही बात है, हम अपने रोजमर्रा के जीवन में जो है अनेक प्रकार की आर्थिक गतिविधियां करते हैं। वी परफॉर्म मेनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन आवर डेली लाइफ। जैसे कुछ गतिविधियां उत्पादन करती हैं, वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। बिल्कुल सही बात है, कुछ गतिविधियां ऐसी होती है जिसमें हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। ठीक है, जैसे कपास है ना, कपास की खेती करी जाती है, तो कपास क्या है, वस्तु होगी, उसका उत्पादन किया जाता है। यानी कपास की खेती तो की जाती है, साथ साथ इस कपास को जब हम मशीनों में ले जाते हैं तो इससे कपड़ा बनता है, तो क्या है, वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं जिसमें हम वस्तुओं का उत्पादन यानी एक्टिविटीज जो है गुड प्रोड्यूस करने वाली होती है। इसके अलावा कुछ ऐसी गतिविधियां होती है जो सेवाओं का उत्पादन करती है, यानी सम एक्टिविटीज प्रोवाइड सर्विस। जैसे अगर मैं बात करूं, आपको स्कूल में कौन पढ़ाते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक सेवा देने वाली गतिविधि हो गई। जब आपकी तबीयत खराब होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो क्या हो गई, वो एक सेवा प्रदान करने वाली गतिविधि हो गई। यानी कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं जिसमें हम वस्तुओं का भी उत्पादन करते हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसी गतिविधि जिसमें सेवाओं का भी जो है वो प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ये गतिविधि हमारे दैनिक जीवन में लगातार चलती रहती है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए कुछ एक इंपॉर्टेंट बिंदु यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आर्थिक गतिविधियों को हम 3 क्षेत्रों में यानी 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं। पहला सेक्टर जो होता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, दूसरा सेक्टर होता है, इसे हम सेकेंडरी यानी द्वितीयक क्षेत्र बोलते हैं, और तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र यानी टर्टियरी सेक्टर। ठीक है, तो हम एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है प्राइमरी सेक्टर की, यानी प्राथमिक क्षेत्र। यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होता है। दिस सेक्टर डिपेंड्स ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो प्राथमिक क्षेत्र होता है ये किस पर आधारित है, ये प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होता है। ठीक है, और इन प्राकृतिक संसाधनों से ही वस्तुओं का जो है क्या बनाया जाता है, वस्तुओं को प्राप्त किया जाता है। तो जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, जैसे कृषि हो गया, एग्रीकल्चर, ये क्या है, ये एक प्राइमरी सेक्टर हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर मैं पशुपालन की बात करता हूँ, कुछ लोग जो है जानवरों को पालते हैं ताकि उनका दूध और उनका दूध से बने हुए प्रोडक्ट को वो दूसरे लोगों तक पहुंचा सके, तो ये क्या है, ये भी एक प्राथमिक क्षेत्र हो गया। मछली पालना, ये भी एक प्राथमिक क्षेत्र हो गया है। ठीक है, वानिकी यानी फॉरेस्ट्री जो है ये भी एक प्रकार का जो है ये प्राकृतिक संसाधनों वाला हो गया। और खनन यानी माइनिंग, ये भी क्या है, प्राथमिक क्षेत्र है। तो जितने भी एग्जाम्पल्स है ये सभी प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। आपको ये पेपर में पूछा जा सकता है कि प्राथमिक क्षेत्र का कोई 2 एग्जाम्पल बताओ, तो आप इनमें से किसी का भी नाम लिख सकते हैं।
ठीक है, तो मोटे तौर पर अगर हम समझे कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है, वह क्षेत्र जो प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु क्या कहते हैं, प्राकृतिक उत्पाद वस्तु का उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। तो जो वस्तुएं प्रकृति के माध्यम से उत्पादित की जाती है उसको हम बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, यानी प्रोडक्शन ऑफ द नेचुरल गुड्स इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये लाइन इंपॉर्टेंट है। भारत में कृषि सबसे बड़ा जो है प्राथमिक कार्य है, यानी एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट प्राइमरी एक्टिविटीज इन इंडिया। तो भारत में बहुत बड़े स्तर पर लोग जो है गाँव में देहातों में आज भी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। ठीक, तो देखिए सेकेंडरी सेक्टर क्या है, इस क्षेत्र में यहाँ कहते हैं इस क्षेत्र में प्राकृतिक उत्पादों को निर्मित वस्तु में बदला जाता है। मतलब कि ये वो क्षेत्र होता है जहां पर प्राकृतिक उत्पाद की जो वस्तुएं होती हैं उनके रूप में परिवर्तन कर उनका रूप चेंज करके कुछ वस्तुओं को निर्मित किया जाता है। ठीक है, यानी उनको उनके रूप में परिवर्तन करके उन वस्तुओं को बदल दिया जाता है, तो वो सेक्टर कहलाता है द्वितीय क्षेत्र। जिसमें एक एग्जांपल हम बोलते हैं उद्योग। उद्योग किस में आते हैं, द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं, दूसरे क्षेत्र में आते हैं उद्योग। क्योंकि अगर कोई वस्तु का चीनी अगर कोई गन्ना जो है वो खेतों में उगाया गया है तो गन्ना जो है वो उद्योगों में आता है, और यही उद्योगों में गन्ने को क्या किया जाता है, इसके रूप में परिवर्तन करके यहाँ से क्या बनाई जाती है, चीनी बनाई जाती है, और चीनी को फिर आगे तीसरे सेक्टर के माध्यम से जो है दुकान पर पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ एग्जाम्पल है, देखिए जैसे एग्जाम्पल्स क्या है, कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, चीनी उद्योग, ठीक है, कार निर्माण मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, और ईंट निर्माण यानी ब्रिक माइनिंग। तो जितने भी आपने एग्जाम्पल देखे ये सब दूसरे क्षेत्र से, द्वितीय क्षेत्र से जुड़े हुए एग्जाम्पल है। ठीक है, इनमें से कुछ भी आपसे पूछ सकता है, कोई दो एग्जाम्पल दो, तो आपको ये भी पता होना चाहिए इन एग्जाम्पल्स के बारे में। अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखें, इसमें अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो सेकेंडरी क्षेत्र है हम इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि जितने भी काम होते हैं ज्यादातर इस क्षेत्र में इंडस्ट्रीज के माध्यम के द्वारा ही किए जाते हैं, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण है, देखिए ये क्या है, कपास, कपास से क्या बना, सूत, और सूत से क्या बना, कपड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे अगर हम उदाहरण देखते हैं तो कपास, कपास क्या है, ये खेतों में उगाया गया इसी कपास से सूत बना, और बाद में इस सूत से जो है ये कपड़ा बनाया गया मशीनों के माध्यम से। ठीक है, तो कपड़ा किस क्षेत्र में आ गया, ये कपड़ा बनाना जो है ये सेकंड क्षेत्र यानी औद्योगिक क्षेत्र में आता है, औद्योगिक क्षेत्र में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे तीसरे क्षेत्र की यानी टर्टियरी सेक्टर की। तो ये क्षेत्र सेवाएं प्रदान करता है ना। दिस सेक्टर प्रोवाइड सर्विसेज, एग्जाम्पल जैसे बैंकिंग हो गया, परिवहन ट्रांसपोर्ट हो गया, एजुकेशन हो गया, स्वास्थ्य सेवाएं हेल्थ सर्विसेज हो गया, संचार कम्युनिकेशन हो गया। तो जितने भी एग्जाम्पल आपने देखे, बैंकिंग, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, संचार, ये सभी की सभी तीसरे सेक्टर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये तीनों, ये सारी चीजें जो है तीसरे सेक्टर में आती है। तो अगर हम इसके महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं तो इससे सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर कि आपसे पूछा जाएगा कि सेवा क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है, तो जो तीसरा सेक्टर होता है उसे ही सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इट इज कॉल्ड द सर्विस सेक्टर। ठीक है, अगर हम बात करें इन क्षेत्रों की पारस्परिक निर्भरता की, क्योंकि ये क्षेत्र जो होते हैं आपस में एक दूसरे से जो है कनेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले इंटरडिपेंडेंस ऑफ सेक्टर्स, ये तीनों क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर होता है। ऑल द थ्री सेक्टर्स ओपन डिपेंड ऑन ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं कि किसान क्या कहता है, गन्ना उगाता है, और उस गन्ने को फिर जब मिल में जो है भेजा जाता है तो उस गन्ने से चीनी बनती है, और फिर चीनी दुकान और परिवहन सेवा जो है वो उसमें बेचने में जो है उसको मदद करते हैं ना, दुकानदार और परिवहन सेवा जो है वो बेचने में चीनी को मदद करता है। तो देखिए आप देख रहे हैं ये तीनों ही सेक्टर जो है आपस में जुड़े हुए हैं। गन्ना किसान ने उगाया, फिर वो गन्ना क्या है चीनी बनने के लिए मिल में गया, और फिर बाद में वो दुकानदार और परिवहन सेवाओं के माध्यम से जो है चीनी को फिर आगे पहुंचाया गया। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए फार्मर ग्रो शुगर केन, शुगर मिल्स प्रोड्यूस शुगर एंड ट्रांसपोर्ट एंड द ट्रेडर्स हेल्प इन सेलिंग, बेचने में
मदद करते हैं। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, कोई भी क्षेत्र अकेले कार्य नहीं कर सकता। नो सेक्टर्स कैन बी वर्क अलोन, कोई भी सेक्टर अकेले कार्य नहीं कर सकता। ठीक, आगे देखिए, इसको बोलते हैं हम सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी। तो जीडीपी जो होती है, जैसे कि अगर मैं बात करूं किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य, जो अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो होता है कुल मूल्य, वो कहलाता है हमारा जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, जैसे टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन द ईयर इज कॉल्ड जीडीपी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मूल्य होगा उसे हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट बिंदु की, तो जीडीपी देश की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। बिल्कुल सही बात है, जैसे जीडीपी ऊपर जाएगी वैसे वैसे हमारी इकोनॉमी भी ऊपर बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो जीडीपी जो है देश की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। जीडीपी शोज द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ कंट्री। जैसे वस्तुओं, अंतिम वस्तु और सेवाओं की बात करते हैं तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, केवल अंतिम वस्तुओं का मूल्य जीडीपी में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करता हूँ कपड़ा, ये कपड़ा जिसे मान लीजिए बना, तो इस कपड़े को बनाने में जो जो चीजें लगाई जाएगी उन चीजों को मिलाकर बनने के बाद एक कपड़ा बनता है। ठीक है, और इस कपड़े को, ये कपड़ा क्या है, ये कपड़ा अंतिम उत्पाद होता है। ठीक है, और इसको जब बाजार में जोड़ा बेचा जाएगा बनने के बाद, मतलब ये जब कपड़ा बना तो ये क्या है, ये फाइनल गुड्स है और इसी के मूल्य को जो है जीडीपी में शामिल किया जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल से इसे समझते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं गेहूं, गेहूं से क्या बना, आटा, और आटे से क्या बना, बिस्किट। तो बिस्किट क्या है, बिस्किट जो है ये अंतिम उत्पाद है। बिस्किट क्या है, ये अंतिम उत्पाद है, और इस अंतिम उत्पाद को ही जीडीपी में काउंट किया जाता है। जीडीपी में, पी में जो है, जीडीपी में जो है इसको लिया जाता है। ठीक है, तो अंतिम वस्तुओं, जो अंतिम वस्तु होगी उसके मूल्य को ही जीडीपी में शामिल किया जाता है। यदि तीनों का मूल्य जोड़ ले तो एक वस्तु का मूल्य बार बार जुड़ जाएगा, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस तरीके से केवल अंतिम वस्तु के मूल्य को ही जीडीपी में जोड़ा जाता है। ठीक है, देखिए जाके महत्वपूर्ण बिंदु क्या कहता है, दोहरी गणना से बचने के लिए केवल अंतिम वस्तु को ही गिना जाता है। ओनली फाइनल गुड्स आर कंडक्टेड टू अवॉइड डबल काउंटिंग। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। तो जीडीपी के बाद हम बात करते हैं भारत में क्षेत्रकों की स्थिति। ठीक है, यानी कि पोजीशंस ऑफ सेक्टर्स इन इंडिया, क्या क्या जो है पोजीशन है इन सेक्टर्स की भारत में। तो देखिए यहाँ पर एक आंकड़ा दिया गया है, जैसे 1977 से 78, 17 से 18 तक परिवर्तन है ना, चेंजेस, क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो देखिए इस यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम बात करते हैं इतने टाइम पीरियड में क्या क्या चेंज आया हम देखते हैं। तीसरे क्षेत्र जो है सबसे तेजी से बढ़ा। ठीक है, द टेरिटरी सेक्टर ग्रू द फास्टेस्ट। सेवा क्षेत्र का जीडीपी योगदान जो है सबसे अधिक हो गया, यानी कि जो सर्विस सेक्टर है इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूट जो है ये सबसे ज्यादा हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि सेवा क्षेत्र का जो है जीडीपी में योगदान जो है सबसे अधिक हो गया है ना, यानी सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट द मोस्ट इन जीडीपी। ठीक है, जीडीपी मतलब आपसे पूछ सकता है कि जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो इन आंकड़ों के माध्यम से, इन आंकड़ों के माध्यम से हमें ये पता लगा कि तीसरा क्षेत्र जो जो सर्विस सेक्टर है ये सबसे तेजी से बढ़ा। दूसरा, जीडीपी में इस सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन आज वर्तमान समय में ज्यादा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है, अगर महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जैसे आज भारत में तीर्थक क्षेत्र का जो है ये सबसे बड़ा क्षेत्र बन चुका है इंडिया में। ठीक है, यानी थर्ड सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा क्षेत्र बन गया है। ठीक है, टुडे द टेरिटरी सेक्टर इज द लार्जेस्ट सेक्टर इन इंडिया। तो आपसे पूछ सकता है कौन सा सेक्टर भारत में आज के वर्तमान समय में लार्जेस्ट सेक्टर है, तो आपको पता होना चाहिए टेरिटरी सेक्टर जो है लार्जेस्ट सेक्टर है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रोजगार में क्षेत्रों की हिस्सेदारी। ठीक है, कि कितना कितना हिस्सेदारी है रोजगार को प्रोवाइड करने में इन तीनों क्षेत्रों की। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेवा क्षेत्र का जीडीपी में योगदान अधिक है, फिर भी जो बहुत से लोग हैं वो कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। ऑल दो द सर्विस सेक्टर्स कंट्रीब्यूट मोर टू जीडीपी, मोस्ट पीपल स्टिल वर्क इन एग्रीकल्चर। अभी भी एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे चार्ट है, इस चार्ट में आप समझ पाएंगे। तो इधर जैसे कि यहाँ पर 2000 आंकड़ा है, इधर 1977-78 का। ठीक है, और 1977-78 में सबसे ज्यादा जो, अगर आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा, यानी ये कौन सा है, ये प्राथमिक क्षेत्र है। तो जितना भी आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सब क्या है, ये
दिखा रहा है कि 1977-78 में जो रोजगार एम्प्लॉयमेंट देने में, रोजगार प्रोवाइड करने में, रोजगार देने में सबसे ज्यादा जो क्षेत्रक था वो था प्राथमिक क्षेत्र। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं आज के वर्तमान समय में, देखिए यहाँ पर तो इधर देखिए, तो आज के वर्तमान समय में ये वाला जो क्षेत्र है हमारा तीसरा जो कृषि क्षेत्र है, और ये देखिए ये वाला है हमारा सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर भी धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है ना। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि जो सर्विस सेक्टर है अब ये धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, तो रोजगार प्रोवाइड करने में भी अब ये आगे निकल गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, जैसे भारत में प्राथमिक क्षेत्र अब भी सबसे बड़ा रोजगार दाता है, यानी आज भी प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। प्राइमरी सेक्टर इज स्टिल लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। अब आगे हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, ठीक है, यानी बेरोजगारी की। तो सबसे पहले आता है प्रचंड बेरोजगारी यानी डिसगस्ट एम्प्लॉयमेंट। जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हों और कुछ लोगों को हटाने पर भी उत्पादन पर प्रभाव ना पड़े तो इसे प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो किसी खेत में कोई 5 मजदूर काम कर रहे हैं और 5 में से अगर 2 मजदूर को हटा भी दिया जाए तो कुल उत्पादन जो है वो 3 मजदूरों के द्वारा किए गए उत्पादन के बराबर होगा। तो इसका मतलब जो 2 मजदूर हटाए गए वो कौन थे, वो छिपे हुए बेरोजगार थे, इन्हें प्रचंड बेरोजगारी भी कहा जाता है। ठीक है, when the more people are employed than required and removing some workers does not affect the production, it is called disgust unemployment। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण भी है, देखिए यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है। यहाँ देखिए 5 लोगों का काम जो 3 लोग कर सकते हैं, तो ये क्या है, द वर्क ऑफ 5 पीपल्स कैन बी डन बाय 3। ठीक है, तो ये जो है किस एम्प्लॉयमेंट से है, ये डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट यानी प्रचंड बेरोजगारी है। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु की, तो यह समस्या कृषि क्षेत्र में अधिक पाई जाती है ना। दिस प्रॉब्लम इज मोस्टली फाउंड इन एग्रीकल्चर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर अतिरिक्त रोजगार कैसे सृजित करें। ठीक है, तो इधर देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक महिला जो है ये काम कर रही है, ठीक है, अपने परिवार को चलाने के लिए। तो यहाँ पे आगे चलते हैं हम, तो देखिए जैसे पहला कैसे अलग से रोजगार उपलब्ध कराए जा सकते हैं, सिंचाई सुविधा को बढ़ाकर उनका विकास करके, ग्रामीण सड़क को निर्माण करके और लघु उद्योगों को बढ़ावा देकर। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने जीडीपी को भी बढ़ा सकते हैं। देखिए एक छोटा सा लघु उद्योग का ये फोटो है, यहाँ पर ये लोग आपस में परिवार के सदस्य और काम कर रहे हैं ना, तो ये लघु उद्योग होता है। ठीक, आगे कहता है कि भारत की जो कृषि आधारित जो उद्योग है उनका विकास करके, इसके बाद शिक्षा और कौशल का प्रशिक्षण प्रदान जो है कराकर, इस तरीके से हम जो है अपने ये उपाय हैं रोजगार प्रोवाइड करने के। ठीक, अब इधर देखिए महत्वपूर्ण बिंदु, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने से बेरोजगारी कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इधर एक फोटो है, ये महात्मा गांधी, ठीक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005, जिसे हम बोलते हैं मनरेगा। ठीक है, मनरेगा 2005। ठीक है, और इस मनरेगा में क्या होता है, इसमें गांव के जो लोग होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं उनको 100 दिन का रोजगार, उनको 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। ठीक है, गांव के लोगों को। ठीक है, तो रोजगार की गारंटी दी जाती है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे महत्वपूर्ण शब्दावली है। तो पहला हिंदी इंग्लिश देखिए, तो हिंदी इंग्लिश दिया हुआ है। तो प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र यानी सेकंड सेक्टर, और तीसरे क्षेत्र यानी टेरिटरी सेक्टर। ठीक, आगे इसके बाद सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी हो गया, प्रचंड बेरोजगारी, डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट और आर्थिक गतिविधियां, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे प्रश्न शुरू होता है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न, तो यहाँ पर इनके उत्तर भी लिखे हुए हैं, देखिए यहाँ पर। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। अ सेक्टर बेस्ड ऑन नेचुरल रिसोर्स इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। आगे सेकंड है, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सेवाएं प्रदान करता है, इसीलिए इसको सेवा क्षेत्र जो है या सर्विस सेक्टर बोला जाता है। ठीक, आगे है जीडीपी। तो ये जीडीपी क्या है, एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। नेक्स्ट, प्रचंड बेरोजगारी क्या है, जब अधिक लोग काम कर रहे हों लेकिन उत्पादन पर असर ना पड़े तो ये क्या है, प्रचंड बेरोजगारी कहलाती है। ठीक, तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, इसको एक बार देख लेते हैं। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों के बारे में पढ़ा। ठीक है, इसके बाद प्राथमिक क्षेत्र जो है प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होता है,
द्वितीय क्षेत्र वस्तु के निर्माण पर होता है, तृतीय क्षेत्र जो है सेवाओं प्रदान करते हैं। ठीक है, भारत में सेवा क्षेत्र सबसे अधिक तेजी से बढ़ा और कृषि क्षेत्र में % बेरोजगारी जो है वो अधिक है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अब शुरू होता है संगठित और असंगठित। तो देखिए जैसे यहाँ पर एक महिला दिखा रखी है, एक इसकी कहानी कांता नाम की है। कांता एक कार्यालय में काम करती है, सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक कार्यालय में रहती है। वह नियमित रूप से प्रत्येक माह के अंतिम में अपना वेतन प्राप्त करती है। ठीक है, वेतन के अतिरिक्त वे सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि भी प्राप्त करती है। उसे चिकित्सीय और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। कांता परिवार को कार्यालय नहीं रविवार को जो है कार्यालय नहीं जाती। इस दिन सवेतन अवकाश होता है। उसने जब नौकरी आरंभ की थी, जब उसे एक नियुक्ति पत्र दिया गया था जिसमें नौकरी के संबंधी नियम और शर्तों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये तो थी कांता की कहानी। ठीक, अब आगे हम आते हैं कमल पे। ठीक, तो यहाँ देखिए कमल है। कमल कांता का पड़ोसी है। वह नजदीक किराने की दुकान में दैनिक मजदूरी करने वाला श्रमिक है। सुबह 7:30 बजे वो दुकान पर जाता है और शाम 8 बजे तक दुकान पर रहता है। उसे अपनी मजदूरी के अतिरिक्त कुछ अन्य भत्ते नहीं मिलते। जिस दिन वह काम पे नहीं जाता उस दिन मजदूरी उसे नहीं मिलती। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उसे कोई छुट्टी या सवेतन अवकाश नहीं मिलता। उसे कोई औपचारिक पत्र नहीं मिलता जिसमें दुकान की नियुक्ति के बारे में कहा गया। उसका नियोक्ता उसे किसी भी समय काम से हटाने के लिए कह सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल, ठीक, कमल का। तो यहाँ देखिए अब हम बात करते हैं संगठित क्षेत्र की। ठीक है, संगठित यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो संगठित क्षेत्र क्या होता है? संगठित क्षेत्र वह क्षेत्र जिसमें सरकारी नियमों और कानूनों का अनुसरण होता हो। ठीक है, आगे इसके मेन फीचर्स क्या है? तो इसमें देखिए, तो मेन फीचर क्या है? निश्चित वेतन होता है। ठीक, निश्चित क्या होता है? वेतन मिलता है। फिक्स सैलरी प्रोवाइड होती है। काम के घंटे तय होते हैं। नियम, सरकारी नियम लागू होते हैं और भविष्य निधि पीएफ पेंशन जो है ये प्रोवाइड की जाती है। तो ये जितने भी विशेषता हैं ये सब संगठित क्षेत्र की है, संगठित क्षेत्र की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें नौकरी भी सुरक्षित रहती है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए उदाहरण, जैसे कोई कान्हा है। कान्हा एक कार्यालय में काम करती है, उसे नियमित वेतन, छुट्टी, अन्य सुविधाएं मिलती है। ठीक है, कान्हा इज ए वर्किंग ऑफिस, शी गेट रेगुलर सैलरी, लीव एंड अदर बेनिफिट। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ देखिए आप एक फोटो देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति देखिए, यहाँ पर ये व्यक्ति है, चाय की दुकान चला रहा है। ठीक है, तो ये असंगठित क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां सरकारी नियमों का पालन ठीक से नहीं होता। ठीक, तो इसकी मुख्य विशेषता क्या है? तो असंगठित क्षेत्र की मुख्य विशेषता ये, इसमें क्या है? ये कम स्थायी होता है, इसमें वेतन निश्चित नहीं होता, छुट्टी और सुरक्षा नहीं होती, सरकारी नियमों का पालन नहीं होता, श्रमिकों का अधिक शोषण होता है। ठीक है, तो ये उसकी विशेषता हो गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब कमल का उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? कमल किराने की दुकान में दिहाड़ी मजदूर है, उसे छुट्टी और अन्य सुविधाएं नहीं मिलती। चलिए आगे है संगठित और असंगठित क्षेत्र में। इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए संगठित क्षेत्र जो होता है इसमें नौकरी जो है सुरक्षित होती है और असंगठित क्षेत्र में नौकरी असुरक्षित होती है। इसमें वेतन जो है नियमित मिलता है और असंगठित में वेतन अनियमित मिलता है। ठीक, इसके बाद सरकारी नियम। संगठित में सरकारी नियम लागू होते हैं लेकिन असंगठित में सरकारी नियम लागू नहीं होते। संगठित में पेंशन और छुट्टियां सब मिलती है लेकिन ऐसा असंगठित क्षेत्र में नहीं है। काम के घंटे संगठित में निश्चित होते हैं और यहाँ पे किसी तरह का कोई काम घंटे निश्चित नहीं होते। तो इस तरीके से आप लाइन खींचिए। यहाँ पर एक तरफ संगठित क्षेत्र लिखेंगे और दूसरी तरफ असंगठित क्षेत्र लिखेंगे। इस तरीके से करेंगे। ठीक, चलिए अब आगे आता है असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की समस्या क्या है। तो हमें समस्या पता होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है? कम मजदूरी, लो वेजेस। ठीक है, इसके दूसरी, नौकरी की सुरक्षा नहीं होती, नो जॉब सिक्योरिटी। अधिक काम और कम सुविधाएं, बिल्कुल सही बात। और बीमारी या दुर्घटना में कोई सहायता नहीं, शोषण का खतरा। तो जितनी भी समस्याएं हैं ये सब असंगठित क्षेत्र के सुपरवाइजर से, असंगठित क्षेत्र से जो है जुड़ी हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का संरक्षण कैसे किया जाए। द प्रोडक्शन ऑफ वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो क्या किया जाना चाहिए? व्हाट शुड बी डन। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? इसमें सबसे पहले न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित होनी चाहिए। मैक्सिमम वेजेस शुड बी इंश्योर। सरकार को श्रमिक कानून लागू करने चाहिए। गवर्नमेंट
शुड इम्प्लीमेंट लेबर लॉ, स्वास्थ्य और बीमा सुविधाएं दी जानी चाहिए। हेल्थ एंड इंश्योरेंस फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइड, रोजगार के अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी शुड बी क्रिएटेड। ठीक है, तो इस तरीके से सरकार को ये काम करने चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की, तो देखिए सबसे पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी संगठित क्षेत्र में क्या है, नियमित नौकरी होती है, निश्चित वेतन होता है, सरकारी सुरक्षा होती है, पेंशन और छुट्टी होती है। लेकिन अनऑर्गेनाइज में क्या होता है, अस्थायी वेतन होता है, कम वेतन होता है, और इसके बाद अस्थाई जो है, अस्थाई रोजगार होता है, मतलब पक्का नहीं होता, घटा भी दिया जा सकता है, कम वेतन होता है, सुरक्षा की बहुत कमी होती है और अधिक शोषण होता है। ठीक है, तो ये कौन सा है, ये है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है, और ये ऑर्गेनाइज सेक्टर का है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ रिमेंबर्स हैं, कुछ याद रखने वाले पॉइंट्स हैं। जैसे संगठित क्षेत्र श्रमिकों को अधिक सुरक्षा और सुविधाएं मिलती है, मतलब संगठित क्षेत्र में जो श्रमिक होता है इसको अधिक सुरक्षा और सुविधाएं मिलती है। द वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर शुड मोर सिक्योरिटी एंड बेनिफिट्स। आगे असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की स्थिति कमजोर होती है। वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स आर इन वीकर कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में अधिकतर लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, बिल्कुल सही बात है। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, तो ये कुछ रिमेंबर वाले पॉइंट थे, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर खत्म होता है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको चैप्टर समझ में आया तो आप अपने कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको चैप्टर समझ में आ गया। और जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरे साथियों को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चले मिलेंगे फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।